सिस्टम दिया है, लाप्लास भी नहीं दिया है क्या शायद, अजीबोगरीब सिलेबस है तुम्हारा सिग्नल सिस्टम का। एनीवेज, तो हम लोग अपना एनालॉग में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ना, ये गेट के सिलेबस के हिसाब से ये आता है सिग्नल सिस्टम में। ठीक है, एनी हाउ पढ़ना है तो चाहे आप पढ़ो चाहे वहां पर, की बात है। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, कब कब फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, कब नहीं, कौन सी कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड सिग्नल, सिंपल्स, स्टेप, सिग्नम, कोसाइन, साइन, गेट पल्स, कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन, कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईएसडी पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा के लिए, कोई यहाँ के लिए नहीं, हमेशा। इवन अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन में भी आप जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बिना, मतलब इसको जाने बिना डिग्री तो मिल सकती है, लेकिन फिर वो डिग्री किसी काम की मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाएंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम करके इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट होता है गेट में, तो वो दैट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, एनालॉग कम्युनिकेशन प्लस डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, वो सब बात की जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो थोड़ी थोड़ी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन में ओवरऑल क्या होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में भी तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे, इस सेमेस्टर में तुम्हारा एनालॉग कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो एनालॉग कम्युनिकेशन में तुम्हारा सिलेबस होगा एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यूनिट 2 से। ये तुम्हारा पार्ट ये सिग्नल सिस्टम का है, हालांकि कवर इसी में किया जाएगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा एएम होगा, उसके टाइप्स, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, उसके बाद एफएम, एएम के बाद एफएम, उसके बाद ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में एएम के भी ट्रांसमीटर आएंगे और तुम्हारे एफएम के भी ट्रांसमीटर्स आ जाएंगे। उसके बाद नॉइज आ जाएगा, नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन, बस इतना ही तुम्हारा सिलेबस है। अब इससे रिलेटेड बुक्स देख लो, तुम्हारी यहाँ पे बुक दी हुई है जो तुम्हारे सिलेबस या आरजीपीवी के हिसाब से। तो कम्युनिकेशन सिस्टम साइमन हैकिन, ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट साइमन हैकिन। हाँ, अगर एक बार तुम पढ़ लो उसके बाद साइमन हैकिन को रेफर कर सकते हो। पहले कोई चीज कॉन्सेप्ट बना लो, तब स्टार्ट साइमन हैकिन से करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो इस मामले में सबसे अच्छी बुक वैसे बीपी लाठी की है, 3rd नंबर, और ये टॉप एंड सीलिंग की है। ठीक है, बट देन अगेन बीपी लाठी और टॉप एंड सीलिंग में तुम्हें ये नहीं मिल पाएगा शायद, यूनिट 1 नहीं मिल पाएगी, फ्रीक्वेंसी ये वाली फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये इसमें शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए तुम्हारी बुक आती है सिग्नल सिस्टम की, जो सबसे अच्छी बुक है, 1 मिनट में देख के बताता हूँ। उसको पढ़ने के लिए तुम लोग ओपेनहाइम यूज कर सकते हो, ओपेनहाइम करके आती है बुक, शायद उसमें दिया होगा सिग्नल सिस्टम वाले में, ओपेनहाइम। ठीक है, सिग्नल सिस्टम के लिए ग्रेजुएट लेवल पे सबसे बेस्ट बुक यही मानी जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स सीधे सीधे ईएससी में भी आ जाते हैं। ईएससी समझते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, और गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बीच बीच में, बट हालांकि गेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते और बुक से डायरेक्टली बहुत कम पूछते हैं, बहुत स्टैंडर्ड या बहुत सिलेक्टेड बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो बट ओपेनहाइम बहुत अच्छी बुक है सिग्नल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आप वहां से देख सकते हो, हालांकि हम पढ़ाएंगे सब कुछ। ठीक है, अगर बुक्स की बात कर रहे हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ओपेनहाइम से आप देख सकते हो। एएम एफएम के लिए बीपी लाठी और टॉप एंड सीलिंग। ठीक है, ये टॉप सीलिंग है 7th नंबर पे, टॉप एंड सीलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, और बीपी लाठी मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है,
तो ये बुक्स जो हम फॉलो करते रहेंगे बीच बीच में। अदर देन दैट क्लासेस ऐसे रेंज होंगी, ऐसे चलेंगी कि एक तो ये है कि टाइम तुम लोग देखते रहना, ठीक है। क्लास का एक बार सुबह उठ के देख लिया करो कि आज किसकी क्लास शेड्यूल्ड है, ठीक। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, कई बार कॉलेज में काम आ जाते हैं कुछ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, तो उसमें फिर वो अकॉर्डिंग टू स्कीम क्लास कभी कभी नहीं हो पाती, तो कभी टाइम चेंज हो जाएगा, कभी डे चेंज हो जाएगा, बट क्लास चलेगी, ठीक है। तो सुबह जब भी एक बार सो के उठो तो एक बार अपने पोर्टल पे ओलंपस पे देख लो कि आज किसी क्लास शेड्यूल्ड है, ठीक है। उसको बीच बीच में चेक करते रहा करो कि किसी ने डाला तो नहीं क्लास, या किसी की चेंज हुई हो इस तरह से, तो है ना। तो क्लासेस चलेंगी, बट उसका टाइम ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा कि जिस टाइम पे लगी है उसी टाइम पे चलेगी, जब तक ऑनलाइन चल रहा है, तो ठीक है। तो एक तो ये चीज है कि अपडेट देखते रहना उस पे ओलंपस पे कि किसने क्लास अपडेट करी है या किसकी क्लास आ गई है, ठीक है, पोर्टल पे। सेकंड थिंग ये है कि नोट्स इसकी या जो भी होगा, जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी हम अपनी हैंड रिटन नोट्स तुमको शेयर कर देंगे प्रायर टू क्लास, ठीक है। नोट्स विल बी शेयर्ड। क्लास जैसे आज क्लास होनी है, आज मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके पहले तुमको नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज गो थ्रू इट फॉर वंस, एटलीस्ट फॉर वंस, ठीक है। उसको एक बार देख लेना, उससे रिलेटेड चीजें, उसके आजू बाजू की चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो नोट्स बहुत ही पक्की पकाई नोट्स हैं, तो वो बहुत बेसिक नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स टाइप का ही है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको और जैसे डीप में स्टार्ट कर रहे हो तुम सीखने के लिए, तो तुमको बुक से भी रेफर करना पड़ेगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना बता सकते हैं उतना बता देंगे, ठीक है। उसके साथ तुम्हारे इसमें न्यूमेरिकल्स खूब होंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक तो तुम्हारे जो बुक्स में एग्जांपल दिए होंगे, ठीक है, बुक में एग्जांपल्स दिए होते हैं, वो तुम लगा सकते हो। उसके साथ साथ बुक के पीछे जो तुम्हारी एक्सरसाइज दी होती है उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ एक आती है शॉम सीरीज, शॉम सीरीज आती है, लगभग हर सब्जेक्ट की आती है, तो शॉम सीरीज कम्युनिकेशन के लिए लेके तुम उससे जो तुम्हारे मैचिंग टॉपिक्स हैं तुम वहां से भी उसके क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें एग्जांपल भी होते हैं, और थ्योरी क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, और हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जो सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन गेट के कराऊंगा, ठीक है, गेट के। और अगर जरूरत पड़ी तो ईएससी के भी अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, जनरली ईएससी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेटिव नहीं होते, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप के नहीं होते, वो बहुत थ्योरी बेस्ड होते हैं काफी, तो वो भी हम वो भी बीच बीच में कराते रहेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम इसको कवर करेंगे। और अगर कोई ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि हमें तो ईएससी की तैयारी नहीं करनी, हमें तो गेट की तैयारी नहीं करनी, तो हम क्यों उसको लगाएं। तो देखो क्या है कि ईएससी और गेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली एप्टीट्यूड वाइज वो बेंचमार्क होते हैं उस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो उस मतलब वो उससे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल सकते जनरली, वो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं गेट में। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप उसके गेट क्वेश्चन 100% ना लगा पाओ, तो बट स्टिल 50-60% 70% क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आप कर सको, एप्टीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हमारा एम ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन लगवा पाए, और ट्राई ये करेंगे कि तुमको भी उसमें असाइनमेंट दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन सारे गेट के ही होंगे, ठीक है, या ईएससी से रिलेटेड होंगे तो उसमें मेंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको वो करना पड़ेगा। और ये बता देते हैं अभी से, अगर अगर हम ही पढ़ाते रह गए सब्जेक्ट टिल मिड सेम, ठीक है, हो सकता है हम ना भी रहें, मतलब चेंज भी हो जाए, तो अगर हम ही रह गए तो मिड सेम का पेपर आएगा टफ। टफ क्यों आएगा? क्योंकि सारे क्वेश्चंस आएंगे गेट के या गेट से रिलेटेड, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो तुम्हारे और वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्विज वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे गेट के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। गेट के क्वेश्चन कहने का मतलब गेट लेवल के रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस गेट के ही उठा के कॉपी नहीं किए जाएंगे, वैल्यूज चेंज रहेंगी, कॉन्सेप्ट चेंज रहेगा, लेकिन गेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, थ्योरी पेपर भी जो रहेगा उसमें भी क्वेश्चन जो होंगे वो तुमको ईएससी मेंस के क्वेश्चंस कुछ मिल सकते हैं। और मटेरियल के लिए जैसे ये तुम्हारे बहुत सारी बुक्स मैंने बताई,
और ये सब बता रहे हैं, सॉम सीरीज बता रहे हैं, ईएससी मेंस के लिए बता रहे हैं या गेट के लिए बता रहे हैं, तो अगर किसी के पास मटेरियल नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ फॉर्म में सब अवेलेबल करा दूंगा कि मैं सारी पीडीएफ बना के अपलोड करता चलूंगा, या ओलंपस पोर्टल पे या तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो वो सब प्रायर टू क्लास या जब भी जो भी डिस्कशन होना होगा वो हम कर देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ हम तुमको मिलती चली जाएगी। बुक्स जो होंगी, बुक्स की जितनी पीडीएफ मेरे पास होगी, जो जो बुक्स की, अब वो देखना पड़ेगा लेटेस्ट एडिशन है कि नहीं, बट स्टिल जो भी बुक्स होंगी वो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। बुक्स जनरली मिल जाती हैं, हर जगह ही बुक मिल जाती है। तो अगर नेट पे किसी को बुक सर्च करना आता है तुम में से, तो बुक ढूंढ के उसका पीडीएफ आपस में शेयर कर लो या ग्रुप पे डाल दो। ये जो बुक्स मैंने बताई, टॉप सेलिंग, साइमन हैकिंग भी पढ़ सकते हो, ऐसी ऐसी अच्छी किताब है, स्टैंडर्ड किताब है, बट स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, क्योंकि जिसको भी जानकारी नहीं है उसमें थोड़ा इंग्लिश भी स्टैंडर्ड होती है, कॉन्सेप्ट भी बहुत डीप में लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसको तुरंत तुरंत टैकल करने में मे भी तुम उसको पढ़ने के बाद तुम डिमोटिवेट हो जाओ कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। बिपिलाटी भी अच्छी है और बुक्स तीनों अच्छी है, साइमन हैकिंग, बिपिलाटी, टॉप है। तो किसी को अगर सर्च करना आता है, आप सर्च करके आप आपस में बुक शेयर कर लो। फॉर्म सीरीज भी शायद मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। और अगर नहीं आता या नहीं मिलती है तो हमें हमें बता देना, हम मेरे पास शायद पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी तो मैं ढूंढ के दे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये ईएससी मेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या गेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है, वो मैं पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा तुमको, तो वहां से उसको रेफर करेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सिलेबस का पीडीएफ खुला हुआ है, वैसे ही वो पीडीएफ भी हम रेफर करेंगे। नोट्स का भी पीडीएफ टॉपिक बाई टॉपिक कोशिश करेंगे कि देते चले जाएं, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि गेट और ईएससी हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है तो हम क्यों उसको करेंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसा फिर दिक्कत हो जाएगी तुमको मार्क्स में। और मार्क्स तुम जितने स्कोर करोगे मिड सेम में, जितने तुम्हारे स्कोर ओरिजिनल बन रहे होंगे उतने ही मार्क्स चढ़ेंगे। अगर किसी का 0 मार्क्स आ रहा है तो 0 ही चढ़ेगा, ठीक है। किसी का 1 मार्क्स आ रहा है तो 1 ही चढ़ेगा, उसमें कोई स्केलिंग नहीं होगी, पहले बताते हैं। तो हमारा ऐसा है भी कि अगर हमारे सब्जेक्ट के रेंज वो 0 से लेके 20 तक पूरा चाहता है थ्योरी पेपर में। तो 0 वाले को 0 मिलता है, 20 जिसने 20 का किया होता है उसको 20 नंबर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि वो स्केल कर देंगे, तो अपने नंबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और हम कोशिश करेंगे कि जितना एफर्ट हमसे हो पाएगा हम लगाएंगे, बाकी आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। मैंने बता दिया कि क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उससे रिलेटेड बेस्ट एप्टीट्यूड कोई क्वेश्चन गेट और ईएससी में ही मिलते हैं या पीएसयू में मिलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो आते नहीं है, तो ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो गेट के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, वो मिड सेम में भी आपको मिलेगा और थ्योरी मतलब क्विज में भी मिलेगा और थ्योरी में भी मिलेगा। तो ये चीज है, उससे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे शायद उनकी हेल्प भी हो जाएगी, जो नहीं भी कर रहे होंगे उनको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ कि किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है अभी तक की बात तो। अच्छा, चैट बॉक्स में सब लोग ये बता दो कितने लोग गेट के लिए एम कर रहे हैं, गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या पीएसयू के लिए। पीएसयू तो वैसे बच नहीं रही है, बहुत मुश्किल है पीएसयू बचेगी तब तक जब तक तुम लोग पास आउट हो गए। तो बट स्टिल कौन गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, करना चाहता है, या कौन ईएससी के लिए करना चाहता है, चैट बॉक्स से बताओ। कोई नहीं करना चाहता क्या? इसलिए पूछ रहे हैं कि जिसको करना हो तो अभी टाइम आ गया है, तुम्हारा 4th सेमेस्टर में हो ना, अब तुमको ये मालूम होगा कि 6th सेमेस्टर से गेट अलाउ हो गया है, तो नाउ 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर गेट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन इन द सेंस ऐसा कुछ अलग सा नहीं करना है, जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं जो गेट से मैच करते हैं यू कैन वर्क ऑन इट, ठीक है, उसमें तुम वर्क कर सकते हो और उसको इनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो काफी लोग गेट ईएससी, ठीक है। गेट ईएससी में क्या फर्क है मालूम है क्या? हाँ, तो पहले तो ये बात बता देते हैं कि 3rd ईयर में यू कैन अपीयर फॉर गेट,
तो उससे होगा क्या, उससे होगा सबसे पहले तो ये होगा कि यू हैव, तुम अपने आप को पहले तो वेट कर सकते हो, ठीक है ना, थर्ड ईयर में कि कितनी प्रिपरेशन हो गई है। ऐसा नहीं कहने कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो बहुत अच्छा है, वो नहीं है, लेकिन एक तुम अपने आप को स्केल कर सकते हो कि तुम्हारे पास दो मौके हैं। जैसे पहले होता था फोर्थ ईयर में सीधे हम लोग देते थे, तो वहां पे हमें मौका नहीं होता था कि हम अपने आप को वेट कर पाए, मतलब उसके लिए हमें पूरा एक साल वापस इंतजार करना पड़ता था। तो अभी तुम ग्रेजुएशन के साथ अपने थर्ड ईयर में दे सकते हो, खुद को स्केल कर सकते हो कि जितना प्रिपरेशन की उसमें हम कहाँ लैग कर रहे हैं, अभी हमें और क्या क्या करना है, ठीक है। तो थर्ड ईयर के साथ साथ फोर्थ ईयर में भी गेट दे सकते हो। तो फोर्थ ईयर में तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अच्छी रैंक क्रैक करने के लिए, और गेट वैलिड होता है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये सब, एक तो ये चीज है कि थर्ड ईयर में अपियर कर सकते हो, इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। जो लोग फोर्थ ईयर या फोर्थ ईयर के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, समय उतना ही लगता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो तुम फोर्थ ईयर या फोर्थ ईयर के बाद स्टार्ट करोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी कैलिबर कितना है, तुम्हारा एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, तो समय लगभग वही लग जाता है, साल भर का समय या 6-7 महीने 8 महीने, डिपेंडिंग कि तुमने बीटेक कैसे किया है, कितना पढ़ाई करके किया है। तो 6 महीने साल भर का समय फिर से प्रिपरेशन में लग जाता है। तो वो टाइम अभी सेव कर लो, अभी से पढ़ते चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आगे के लिए, वरना कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है, डिस्पाइट ऑफ लेस एंड लेस वैकेंसीज एवरी डे, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। ईएससी और गेट में अंतर बताते हैं, ईएससी और गेट में अंतर क्या है। गेट में ओनली 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 10 सारे टेक्निकल है, प्लस एप्टीट्यूड भी आता है 15 नंबर का, एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथ और इंग्लिश, ठीक है। ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में ये 15 नंबर का होता है, इसमें इंग्लिश भी होता है 1-2 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड भी होता है, रीजनिंग भी होता है, ठीक है। और मैथ से रिलेटेड, मैथ तो नहीं बोल सकते, मैथ इसमें आ जाती है, सब्जेक्ट में आ जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी, वो एप्टीट्यूड में आ जाते हैं हालांकि, तो इसलिए मैथ नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। तो 15 नंबर का एप्टीट्यूड होता है, और 85 मार्क्स के तुम्हारे सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। टोटल टाइम मिलता है 3 आवर का, ठीक है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 65 या 60 क्वेश्चन होते हैं शायद, ठीक। तो ऑलमोस्ट रफली हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स होता है, हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर के, 100 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चन का, ओवरऑल मार्क्स 100 होते हैं, ठीक है। अब ईएससी में देख लो, ईएससी में क्या होता है, ईएससी में अलग अलग स्टेज होती है। पहले तो आता है प्री, ठीक है, उसमें होता है पेपर 1। पेपर 1 होता है तुम्हारा कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, तो इट इज मेड ऑफ आई गेस 10 कॉमन सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहला सीधा अंतर ये है कि गेट का सिलेबस फिक्स है, 10 सब्जेक्ट्स प्लस एप्टीट्यूड, ठीक है। ईएससी में तुम्हारा क्या होगा, ईएससी में तुम्हारा सिलेबस बहुत वास्ट है, इसमें सिलेबस कन्फाइंड है, सिलेबस लेस सिलेबस, ठीक है। सिलेबस कम है बट टफ बहुत है, टफ बहुत है मतलब कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर 3 मिनट मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है। ईएससी में क्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, लार्ज सिलेबस, बट क्वेश्चंस आर इजी कंपैरेटिव टू कंपेयर टू गेट एग्जामिनेशन, सिलेबस काफी इजी रहता है, ठीक है। हाँ, तो प्री में तुम्हारे ईएससी के प्री में तुम्हारे 1-2 पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर होता है 200 मार्क्स का, विच इज कॉमन फॉर ऑल द इंजीनियर्स, ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो उसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस तरह से अलग अलग 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। पेपर 2 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो प्री स्टेज ऑब्जेक्टिव होती है पूरी, प्रीलिमिनरी स्टेज पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव होता है 200 मार्क्स का। सेकंड पेपर होता है तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड या ब्रांच स्पेसिफिक, तो ईसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये होता है 300 मार्क्स का, ठीक है। इसको करने के लिए मिलते हैं 3 आवर, इसको करने के लिए मिलते हैं, ये पेपर 1 जो होता है ये इसको होते हैं 2 आवर्स। लगभग इसमें क्वेश्चंस होते हैं 120, और इसमें होते हैं
ऑलमोस्ट 150। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट या उससे कम समय मिलता है। ठीक है, देन इसको क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आता है तुम्हारा मेंस स्टेज। मेंस में तुम्हारा 300 नंबर्स के 2 पेपर होते हैं। पूरा जो एसी का सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पेपर 1 पेपर 2 करके। फिर उसके यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सब्जेक्टिव मतलब जैसे तुम्हारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते हैं उसी टाइप का पेपर आएगा, तुम्हें उसमें से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बट ये क्वेश्चन का लेवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम जैसा नहीं होता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और बहुत सारी चीजें तुम्हें कॉमन मिल जाती हैं, जैसे किसी को जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो एप्टीट्यूड वगैरह तो कॉमन रहता है ना। एप्टीट्यूड तो हर जगह यूज करना ही करना है, एप्टीट्यूड सबको आना ही चाहिए। एप्टीट्यूड रीजनिंग तो लगभग हर एग्जाम के लिए कॉमन हो गया है। ठीक है, अब और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको शेड्यूल मिल जाएगा, तो काइंडली शेड्यूल देखते रहना, ओलंपस पोर्टल पे देखते रहना। ठीक है, क्लास का ऐसा जरूरी नहीं है कि शेड्यूल के हिसाब से चले, तो डेट और टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं पहले भी, तो कभी कभी उसी टाइम पे लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको ओलंपस पे शेड्यूल मिल जाएगा, आई गेस मेल जाता होगा।